नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल कांग्रेस का घोषणा पत्र आया और कांग्रेस का घोषणा पत्र आया तो कांग्रेस वाले कुछ करें या ना करें, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के ट्रॉल्स हैं, उनके समर्थक हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि कांग्रेस को ट्रॉल करें। उन लोगों को ट्रॉल की ही जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ट्रॉलिंग की दिक्कत यह है कि देश को जितना यह नुकसान पहुंचाता है कहा नहीं जा सकता। इन्होंने ट्रॉल कर करके कितने देशों को अपना दुश्मन बना लिया, इनको पता भी नहीं है। खैर, कई सारे ट्रॉल अकाउंट से सुबह से मैं पोस्ट देख रहा हूं कि लगातार वो लिख रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो 370 हटा देगी। जयपुर डायलॉग्स करके एक है, जयपुर से सुनील शर्मा को इस बार टिकट दिया गया था, उनके जयपुर डायलॉग से रिश्तों को लेकर तमाशा हुआ, फिर सुनील शर्मा का टिकट वापस हो गया। जयपुर डायलॉग एक बेहद जहरीला यूट्यूब चैनल है जिसको एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, संदीप नाम है जिसका, वो चलाता है। उसके यहां से पोस्ट आई, आप पोस्ट देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा भी कई और लोगों ने पोस्ट और यह दावा किया कि कांग्रेस कह रही है कि 370 हटा दिया जाएगा अगर हम सत्ता में आए तो। फैक्ट चेक तो कर लेंगे, फैक्ट चेक कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन 370 को लेके थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप जानते हैं 5 अगस्त 2019 को 370 हटाने की बात होती है कि 370 हटा दिया गया एकदम से। अब 370 को हटाया नहीं जा सकता है, यह एक अलग मामला है, क्योंकि 370 अनुच्छेद है और उस अनुच्छेद में पहली धारा यह है कि जम्मू और कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, तो उसको हटाया तो नहीं जा सकता है। लेकिन उसमें जो और धाराएं थीं जो जम्मू और कश्मीर को कुछ अधिकार देती थी, वह धाराएं हटा दी गई और ऐसा दावा किया गया, ऐसा माहौल बनाया गया जैसे जम्मू और कश्मीर कोई विदेश था जिसको आपने जीत लिया है। आईटी ट्रॉल जो है वो लिखना शुरू करते हैं कि वहां जाकर वहां की लड़कियों से शादी करेंगे और वहां पर घर खरीदेंगे, जमीन खरीदेंगे। हालांकि मैंने कहा था कि वहां की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं निश्चित तौर पर, लेकिन वहां के मर्द भी बहुत खूबसूरत होते हैं। तो अगर आप वहां की लड़कियों से शादी करेंगे तो यह भी हो सकता है कि आपके घर की लड़कियां वहां के खूबसूरत मर्दों से शादी करें। शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, शादी कोई किसी से भी कर सकता है और मेरे जैसा आदमी तो अंतर जातीय, अंतर धार्मिक, हर तरह की शादी की बात करता है। लेकिन 370 हटे हुए 5 साल हो गए और इन 5 सालों में कितने लोगों ने वहां पे जमीन खरीदी है जरा पता कर लीजिए। आतंकवाद कितना कम हुआ है इसका एग्जाम्पल रोज आपको मिलता है। और साथ साथ में कितने कश्मीरी पंडित वापस लौटे हैं? बिग जीरो, एक कश्मीरी पंडित वापस लौट के नहीं गया। यह अलग बात है कि कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग जो शुरू हुई है, टारगेटेड किलिंग जो शुरू हुई है, उसकी वजह से मनमोहन सिंह के जमाने में जो कश्मीरी पंडित वहां जाकर बसे थे, जो वहां पर नौकरियां कर रहे थे, वो अपनी अपनी जगह छोड़कर लौटकर जम्मू में आ गए और कश्मीरी पंडितों की जो कॉलोनीज हैं वो खाली पड़ी हुई हैं। यह सारा हासिल है 5 साल का 370 हटाने के बाद। तो 370 को लेकर आज भी जो इतना शोर हो रहा है उसकी वजह मुझे समझ में नहीं आती है। लेकिन 370 हमेशा से भाजपा के लिए आप जानते हैं एक सांप्रदायिक मुद्दा रहा है। इस मुद्दे पर कई सारे विधानसभा और बाकी सब चुनाव लड़े गए हैं, तो ठीक है, उनके लिए वो महत्वपूर्ण होगा। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस ने 370 हटाने का वादा किया है? कांग्रेस का मैनिफेस्टो बड़ी आसानी से उपलब्ध है। आप कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट खोलते ही सबसे पहले आपको कांग्रेस का मैनिफेस्टो अंग्रेजी में दिखाई देगा और उसके नीचे हिंदी में दिखाई देगा। मैनिफेस्टो में इस बार न्याय को थीम बनाई गई है और उसमें बहुत सारी चीजें हैं। महिलाओं के लिए न्याय है, छात्रों के लिए न्याय है कि जो छात्र पढ़ के निकलेंगे उनको तुरंत नौकरी मिलेगी। इसके महिलाओं को एक राशि हर साल देने का, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात है। किसानों के लिए न्याय की बात है जिसमें एमएसपी की गारंटी की बात है और भी बहुत सारे न्याय हैं, उसको आप पढ़ के देख सकते हैं। 52-53 पन्नों का वो दस्तावेज है। इसके आखिर में राज्यों से संबंधित पेज है जिसमें एक पॉइंट जम्मू और कश्मीर को लेके है। इस पॉइंट को आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस पॉइंट में कहा गया है जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब इसके पीछे क्या है आप जानते हैं। 5 अगस्त 2019 को वहां की विधानसभा भंग कर दी गई थी। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था, लद्दाख और कारगिल अलग और इधर जम्मू कश्मीर एक साथ, और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यह हुआ था कि चुनाव होगा, लेकिन 5 साल में वहां विधानसभा चुनाव कराने की हिम्मत नहीं हुई है। जो छोटे मोटे चुनाव पंचायत वगैरह के हुए उनमें लोग निकल के नहीं आए वोट देने के लिए। भाजपा को लगा कि अगर यहां पर विधानसभा चुनाव होता है तो हम जीत नहीं सकते हैं, डिलिमिटेशन किया गया उल्टा। सबके बावजूद अभी तक भाजपा को यह कॉन्फिडेंस नहीं आया है कि अगर जम्मू और कश्मीर में चुनाव होगा तो उसकी विधानसभा में जीत होगी और इसीलिए वहां पर चुनाव नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जब 371
वाला फैसला आया तो उन्होंने सितंबर में तक चुनाव कराने की बात की थी। अब सितंबर आएगा तो देखेंगे कि तब तक चुनाव होता है कि नहीं। अभी तो लोकसभा का चुनाव घोषित कर दिया गया है, लेकिन विधानसभा का चुनाव घोषित नहीं किया गया है। असल में कश्मीर भारत का इकलौता इलाका है जहां मुसलमानों का बहुमत है, तो कश्मीर के साथ जितना आप बुरा करेंगे, कश्मीर में आप जितनी गालियां देंगे, बाकी जगहों पर हिंदुओं का वोट ध्रुवीकृत करने के लिए, और हिंदुओं नहीं, सरकारी हिंदुओं का या फिर भारतीय जनता पार्टी के भक्त हिंदुओं का वोट ध्रुवीकरण करने में आपको मदद मिलती है। इसलिए जम्मू कश्मीर का मामला हमेशा चमकाया जाता है। तो कांग्रेस ने डिमांड यह की है, या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह लिखा है कि जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश जो बना दिया गया था उसको फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अब इसी पूर्ण राज्य के दर्जे के मामले को ये 370 की तरह पेश कर रहे हैं। तो जरा देख लें कि पूर्ण राज्य के दर्जे पर हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या कहा है। अमित शाह जी लगातार एक के बाद एक 2 या 3 बयान तो आपको तुरंत मिल जाएंगे जिसमें अमित शाह जी ने लोकसभा के अंदर यह बात कही है कि उचित समय पर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। यानी इस सरकार के गृह मंत्री खुद ये बार बार कह रहे हैं कि उचित समय पर, अब ये उचित समय कब आएगा ये तो वही डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन उचित समय पर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात खुद गृह मंत्री कर रहे हैं। तो गृह मंत्री करें तो वो देशभक्ति, तब ये जयपुर डायलॉग वाले या आईटी सेल वाले क्यों नहीं आए थे गृह मंत्री को ट्रोल करने के लिए। ये संदीप जो रिटायर्ड आईएएस अफसर है, पता नहीं अपने आईएएस अफसर रहते रहते इसने क्या किया होगा। आईएएस अफसर से रिटायर होने के बाद तो ये सिर्फ जहर और नफरत फैलाता है। ये आज कांग्रेस के ये घोषित करने पर कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा लिख रहा है 370 फिर से लागू होगा। और अमित शाह जब लोकसभा में यह बात कह रहे थे कि उचित समय पर जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा, तो ये जयपुर डायलॉग्स का संदीप जो है आईएएस, रिटायर्ड आईएएस, जहरीला आदमी, ये क्यों नहीं कह रहा था उस समय कि असल में अमित शाह 370 वापस लाना चाहते हैं। तब तो सब खामोश थे, तब तो देशभक्ति थी। कांग्रेस ने कहा तो देशद्रोह हो गया। और इतना झूठ ये सीधे सीधे लिखते हैं सोशल मीडिया पर। क्या इस झूठ के लिए अभी बोलता हिंदुस्तान का यूट्यूब चैनल जो है वो ब्लॉक कर दिया गया, जो बोलता हिंदुस्तान का इंस्टाग्राम पेज है वो भी ब्लॉक किया जा चुका है। लेकिन इतना झूठ बोलने वालों का ट्विटर हैंडल क्यों नहीं ब्लॉक किया जाता है? क्योंकि उनका झूठ सरकार के समर्थन में है, और सरकार के समर्थन में आप कितनी भी गंदगी फैलाइए, आपका कुछ नहीं होने वाला है। हालांकि कुछ लोगों की नजरें बदल रही है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई बात जब की जा रही है तो लद्दाख की बात भी करनी होगी। आप सब जानते हैं कि लद्दाख में सोनम वांगचुक 22 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर थे, और अब वहां पर उनसे बात करने की जगह धारा 144 लगा दी गई है ताकि उनके भूख हड़ताल में लोग इकट्ठा ना हो। सोनम वांगचुक उन लोगों में से हैं जिन्होंने 370 हटाने की वकालत की थी, खुशियां मनाई थी, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि लद्दाख में चीन लगातार बढ़ता जा रहा है, हमारी जमीन कब्जा कर रहा है। जनरल जीडी बख्शी, आपको याद है वो बड़ी बड़ी मूंछों वाले जनरल साहब जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में धड़ाधड़ बैटिंग करते थे, ऐसा चिल्ला चिल्ला के, चीख चीख के सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर बोलते थे कि कान के पर्दे फट जाएं। बहुत दिनों बाद जीडी बख्शी साहब फिर से सोशल मीडिया पे दिखाई दिए। उनका एक वीडियो दिखाई दिया जिस वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि लद्दाख की खबर को ब्लैकआउट करने से कुछ नहीं होगा, चीन का खतरा लगातार बढ़ रहा है। ये वीडियो जरा सा सुन लीजिए। साहब, मेरा सिर्फ कहना यह है, लद्दाख इज अ हाइपर सेंसिटिव स्टेट, हाइपर सेंसिटिव एरिया है। चीन का खतरा मंडरा रहा है सबसे ज्यादा वहां लद्दाख पे, राइट। और ऐसे में अगर इतनी अनहैप्पीनेस लद्दाख के लोगों में हो कि वो फास्टिंग के ऊपर आ गए, और वो सोनम वांगचुक जैसे, वो मतलब कोई फटीचर नहीं है, सड़क छाप नहीं है, गुंडा जो कि बोलना शुरू किया है पॉपुलैरिटी के लिए, वो बड़ा जाना एजुकेशनिस्ट है, बहुत ही रिस्पेक्टेड सिटीजन है भारतवर्ष का। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो हमको तो तवज्जो देनी पड़ेगी। उसको ब्लैंक आउट की न्यूज से ही ब्लैंक आउट कर दें, आई एम सॉरी, दैट इज नॉट द वे टू गो। What is the problem? Let us address it. Let us face it before the Chinese start taking advantage. तो जीडी बख्शी साहब का शायद जो उनकी भक्ति है, जो उनके आंखों पर नकाब पड़ा हुआ था, पर्दा पड़ा हुआ था, शायद हट गया है। उनको यह समझ में आ रहा है कि चीन लगातार हमारे देश में दखल करता जा रहा है। कभी अरुणाचल प्रदेश का नाम बदल देता है, कभी वहां की नदियों, नहरों, पहाड़ों का नाम बदल देता है। कभी अरुणाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री के जाने पर
वो उस पर आपत्ति प्रकट करता है, इंटरनेशनल मीडिया में आपत्ति प्रकट करता है, और कभी लद्दाख में लगातार आगे बढ़ता जाता है। लद्दाख के लोग इसको देख रहे हैं क्योंकि वहां के चरवाहे आगे तक जाते हैं चराने के लिए, और वो जब जाते हैं तो अब उनको चीनी सेना रोक रही है, उस इलाके में नहीं जाने दे रही है। मतलब वहां पर चीन का प्रभाव बढ़ गया है। और हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं न कोई आया है न कोई आएगा। हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि चीन तो बड़ी इकॉनमी है, उससे हम कैसे लड़ेंगे। पाकिस्तान का नाम ले लेकर रोज चिल्लाने वाले लोग चीन का नाम लेने में पता नहीं क्यों शर्मा जाते हैं। सारी देशभक्ति गायब हो जाती है। और उस समय जो आईटी के ट्रॉल्स हैं, जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं, वो एक बार भी ये सवाल नहीं करते हैं कि सोनम वांगचुक इतने दिन से भूख हड़ताल पर हैं, आखिर लद्दाख में क्या नाराजगी। आपने 370 हटाया तो लद्दाख वाले बहुत खुश थे, लेकिन आज हालत यह है कि पूरा लद्दाख नाराज है। जिसने आपका एमपी चुन के भेजा था, उसने स्थानीय निकायों में आपके उम्मीदवार को बुरी तरह से हराकर कांग्रेस को जिताया, और आज पूरा लद्दाख इस बात से नाराज है कि लद्दाख से जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं किए गए, नंबर 1। और दूसरा, लद्दाख में लगातार चीन कब्जा करता जा रहा है। एक बहुत बड़ी बात कही थी सोनम वांगचुक ने कि ये जो अग्निवीर लागू किया गया है, इस अग्निवीर के चलते गोरखा लोग बहुत नाराज हैं, और जो गोरखा कभी भारतीय सेना में भर्ती होकर हमारे अग्रिम फ्रंट दस्ते में होते थे चाइना से लड़ने के लिए या दूसरे देशों से लड़ने के लिए, वो अब चाइना की सेना में भर्ती हो रहे हैं। यानी कल तक जो हमारी रक्षा करते थे, अब वो जाकर चाइना की सेना में भर्ती हो रहे हैं। अब वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे। ये सारी बातें सोनम वांगचुक कर रहे हैं। 370 हटाने के बाद ही जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटा गया था, और उस समय लद्दाख में बहुत खुशी थी कि शायद लद्दाख की जो लंबी डिमांड्स हैं वो पूरी होंगी। लेकिन लद्दाख की डिमांड पूरी होनी तो छोड़ दीजिए, लद्दाख के लोगों को पब्लिक सर्विस कमीशन मिलना तो छोड़ दीजिए। अब लद्दाख के लोगों की यह हालत है कि न तो वो जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में बैठ सकते हैं, ना उनका अपना कोई पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो लद्दाख में जो भी भर्तियां हो रही हैं, सब बाहर से भर्तियां हो रही हैं, वहां के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बाकी जो वादे किए गए थे वो भी पूरे नहीं किए गए। ऐसे में अगर कांग्रेस कह रही है पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, या कांग्रेस लद्दाख के बारे में बातें कर रही है, तो यह देशभक्ति है कि देशद्रोही है, इसका फैसला आपको खुद करना है। बीजेपी और बीजेपी के ट्रॉल्स का इकलौता मकसद है किसी भी तरह से मुसलमानों को बदनाम करना, हिंदुओं के दिमाग में यह भरना कि तुम्हारे खिलाफ सारा कुछ हो रहा है। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में मदरसों पर पाबंदी लगा दी। मदरसे शब्द का मतलब होता है स्कूल। प्रेमचंद हो या मेरे दादाजी हो, ये सब लोग मदरसों में ही पढ़ के आए थे। उन मदरसों को लगातार आतंक का केंद्र, जिहाद का केंद्र वगैरह वगैरह बता के बंद करने की साजिश चल रही थी। यूपी में मदरसों को बंद करने का आदेश आया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने बाकायदा फैसला दिया कि मदरसे जो हैं वो गैर संवैधानिक हैं। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास यह मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया और कहा कि मदरसे जो चलते हैं वो भारतीय संविधान के हिसाब से चलते हैं, इसलिए वो गैर कानूनी नहीं है। ये मैं सिर्फ इसलिए आपको बता रहा हूं कि चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे कोई इलाका हो, केवल एक काम भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग करते हैं, हिंदुओं के मन में डर और नफरत पैदा करना। बैंगलोर याद है आपको? बैंगलोर में हुआ था एक बम विस्फोट, और उस रेस्तरां में हुए बम विस्फोट के बाद सड़कों पर उतर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हल्ला मचाया था। पूरे गोदी मीडिया में तमाशा चल रहा था, ये चल रहा था, वो चल रहा था, कर्नाटक की सरकार कमजोर है, कर्नाटक में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन मेरे दिमाग में तो पहले से था कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई ऐसे बयान आए थे कि अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी तो कर्नाटक में आग लगेगी। तो किसने आग लगाई होगी, मेरे दिमाग में था। और मैं ये भी जानता हूं कि बगल के केरला में लगातार आरएसएस के लोग बम बनाते हुए पकड़े गए हैं। अभी हाल में 77 किलो बारूद मिला था एक आरएसएस के कार्यकर्ता के घर में। तो ये लोग क्या क्या कर सकते हैं वो आप जानते हैं। इस पर मैंने अलग से भी एक वीडियो बनाया था। खैर, अब कर्नाटक से खबर यह आई है कि उस बम विस्फोट के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक नेता को गिरफ्तार किया गया है। यानी इसका कनेक्शन आप समझिए कि चुनाव के पहले बम विस्फोट करा के वहां के लोगों के मन में यह डर पैदा करना था कि चूंकि कांग्रेस की सरकार आ गई है, मुसलमानों को शह मिल गई है, तो वो बम फोड़ रहे हैं, कर्नाटक में आतंकवाद फैल रहा है, ताकि जनता डर से और नफरत से इनको वोट करे। अब भारतीय जनता पार्टी का नेता पकड़ा गया है। कल ही अगर खुलती है जांच अच्छे से, और एनआईए ने पकड़ा है। मजेदार बात यह है कि एनआईए ने पकड़ा है, कर्नाटक सरकार ने नहीं पकड़ा है।
अब अगर उसकी अच्छे से जांच होती है, उसके तार कहां कहां से जुड़े हैं, अगर यह पता चलता है, तब पता चलेगा कि साजिश क्या थी। और ऐसी साजिशें हम देख चुके हैं। पिछली बार बिहार में चुनाव से पहले बहुत जगह बम विस्फोट हुए थे, और भी जगहों पे इस तरह की चीजें होती रहती हैं। और चाहे वो प्रज्ञा ठाकुर हो या दूसरे लोग हों, चाहे वो समझौता एक्सप्रेस बम कांड का मामला हो, चाहे दूसरे मामले हों, बार बार भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से जुड़े लोग इन चीजों में पकड़े गए हैं, जो बताता है कि जब ये सत्ता में नहीं होते हैं तो ये इस तरह की कार्रवाई करते हैं ताकि जनता के मन में डर भर सके, ताकि एक परसेप्शन फैला सके, मुसलमानों का नाम लगा सकें, और एक तो मुसलमानों को लंबे लंबे समय तक जेल में डाला जा सके, और दूसरा पक्ष है, जो हिंदू पक्ष है, उसको यह समझाया जाए कि तुम्हें मुसलमानों से खतरा है, तुम अगर इनको वोट दोगे तो मुसलमानों की ताकत बढ़ जाएगी और उनसे वोट हासिल किया जा सके। इसीलिए कांग्रेस ने जो तमाम न्याय की बात की है, किसानों के लिए एमएसपी की बात की है, महिलाओं के लिए साल में 1 लाख रुपए देने की बात की है, नौजवानों को पढ़ाई खत्म होने के बाद तुरंत नौकरी देने की बात है, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। बात हो रही है तो सिर्फ इस पर जो कांग्रेस ने जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की बात की है। और यहां मैं आपको दोबारा बता दूं कि यह एक ऐसी बात है जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा के अंदर और बाहर कई बार कह चुके हैं। तो फैसला आपको करना है कि इस तरह के भड़काऊ मुद्दों पर, कभी मदरसा बंद करना, कभी बम विस्फोट, कभी 370 की बात, केवल हिंदू मुसलमान करके जो लोग ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप उनके साथ खड़े होंगे या ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को शिकस्त देंगे, यह फैसला आपको करना है। आप ही जनता हैं, आप ही जनार्दन हैं, देश आपका है, जैसे लोग आप चुनेंगे वैसा ही देश चलेगा। हम तो चाहे इनकी सरकार हो चाहे उनकी सरकार हो, सच कहते रहेंगे, जनता की बात कहते रहेंगे, जनपक्ष कहते रहेंगे। आप हमारा समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी और हम ये बात लगातार लगातार बिना डरे, बिना थमे, बिना रुके कर सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।